नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से मैं आपके सामने मेवाड़ मिशन पॉइंट की यूट्यूब क्लास पर स्वागत करता हूं दोस्तों आपका। दोस्तों अपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था बनवीर तक। और बनवीर कौन था दोस्तों? मैंने आपको बताया जो पृथ्वीराज सिसोदिया था उड़ना राजकुमार, उसका अनोरस पुत्र था। दोस्तों आज अपन क्या बात करने वाले? अपन बात करेंगे आज महाराणा उदय सिंह की। और ये वही महाराणा उदय सिंह है जिसके बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि काश मेवाड़ की धरती पर उदय सिंह नाम का शासक न होता तो मेवाड़ राज्य का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों के साथ लिखा जाता है। वैसे दोस्तों इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अभी भी जो इतिहास लिखा गया है मेवाड़ का वो स्वर्णिम अक्षरों में है। आपने देखा कि जो कहाँ बप्पा रावल था, बप्पा रावल के बाद में जो पराक्रमी शासक हुए बहुत से हुए। हमीर था, पराक्रमी शासक था। और कुंभा, सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह, कर्ण सिंह दोस्तों पराक्रमी शासक हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड का जो कथन है वह कथन सरासर गलत मानना ही उचित होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपका जो ज्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं आज महाराणा उदय सिंह। क्या पढ़ेंगे दोस्तों अपन? महाराणा महाराणा उदय सिंह। और ये दोस्तों ये कौन थे महाराणा उदय सिंह? ये दोस्तों महाराणा उदय सिंह वही थे, कौन थे? महाराणा सांगा के पुत्र। और इनकी माता का क्या नाम था दोस्तों? माता का नाम था रानी कर्मावती। दोस्तों क्या नाम था? रानी कर्मावती। और जो ये शासन काल कब बनता है? ये शासक बनते हैं सन 1537 से 1572, यानी 1572 में इनकी मृत्यु हो जाती है मेरे प्यारे साथियों। तो आगे बात करते हैं महाराणा उदय सिंह के बारे में दोस्तों। तो महाराणा उदय सिंह माता पिता कौन थे दोस्तों इनके? माता पिता दोस्तों माता पिता कौन थे इनके? तो माता पिता थे इनके राणा सांगा, सॉरी इनके पिता माता कौन थे दोस्तों? तो माता थी कर्मावती, वह पिता कौन थे? तो राणा सांगा। महाराणा सांगा कौन थे दोस्तों इनके? महाराणा सांगा थे इनके पिता। और ये वही महाराणा सांगा थे कि 80 गांव लगे थे तो उनमें फिर भी व्यथा नहीं थी मन में मेरे प्यारे साथियों। आगे बात करेंगे। और इनका जन्म कब होता है दोस्तों? तो जन्म की बात करेंगे। जन्म के तो कोई महत्व नहीं है दोस्तों, महाराणा उदय सिंह के जन्म के बारे में कोई नहीं पूछा जाता है। आगे बात करेंगे अपन। तो दोस्तों जो क्या क्या संबंध थे, किन किन शासकों के साथ महाराणा उदय सिंह के क्या क्या संबंध थे दोस्तों, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। कौन कौन सा युद्ध होता है, कौन कौन से क्या क्या कार्य थे इनके दोस्तों, आज इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे महाराणा उदय सिंह के बारे में। तो दोस्तों देखिएगा सन 1540 में युद्ध होता है दोस्तों। और इस युद्ध का नाम होता है मावली का युद्ध। और ये वही युद्ध था जिस युद्ध में महाराणा उदय सिंह ने बनवीर को पराजित करके वापस संपूर्ण मेवाड़ पर वापस अधिकार किया दोस्तों। क्योंकि जो बनवीर था, बनवीर वंशज नहीं था दोस्तों, यह अनोरस पुत्र था। और अनोरस पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता है दोस्तों वंश की गद्दी पर बैठने का। तो दोस्तों बनवीर जब शासक बन जाता है, और जब बनवीर शासक बन जाता है, और उस समय अल्पावस्था में कौन होते हैं दोस्तों? उस समय अल्पावस्था में होते हैं महाराणा उदय सिंह। और महाराणा उदय सिंह अल्पावस्था में होने के कारण कहां पर होते हैं दोस्तों? तो कहां पे होते हैं मेरे प्यारे साथियों? वह होते हैं अपने ननिहाल बूंदी में। तो दोस्तों देखिएगा जब शासक बन जाते हैं महाराणा उदय सिंह, कब? सन 1537 में। तो सन 1537 में ये शासक बन जाते हैं। और इनका राज्याभिषेक का होता है मेरे प्यारे साथियों, इनका राज्याभिषेक होता है गोगुंडा में। और कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका राज्याभिषेक होता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग मेरे प्यारे साथियों कहां पे? राजसमंद में। आगे देखिएगा दोस्तों सन 1540 में राणा उदय सिंह व बनवीर के बीच में कौन सा युद्ध होता है दोस्तों? मावली का युद्ध होता है। और दोस्तों इस मावली के युद्ध में महाराणा उदय सिंह की सहायता कौन करता है? तो दोस्तों महाराणा उदय सिंह की सहायता करता है मारवाड़ नरेश राव मालदेव होते हैं मारवाड़ के शासक। और इन्हीं मालदेव को कहा जाता है मारवाड़ का पितृहंता। तो दोस्तों देखिएगा जो राणा उदय सिंह व बनवीर के बीच में जो मावली का युद्ध होता है सन 1540 में, उसमें महाराणा उदय सिंह की सहायता कौन करते हैं? तो उसमें उदय सिंह की सहायता करते हैं मालदेव। और मालदेव कौन थे दोस्तों? मालदेव थे जोधा के पुत्र। और यही 1540 में मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह की सहायता करते हैं। किस युद्ध में? मावली के युद्ध में। आगे देखिएगा दोस्तों मालदेव से क्या क्या संबंध थे इसके, यानी मालदेव से क्या क्या संबंध थे मेरे प्यारे साथियों।
सन 1544, यानी सन 1544, 1544। और इस 1544 में क्या होता है मेरे दोस्तों, इस 1544 में होता है शेरशाह सूरी का आक्रमण, यानी शेरशाह सूरी का आक्रमण होता है। और शेरशाह सूरी आक्रमण, शेरशाह सूरी का आक्रमण कब होता है मेरे प्यारे साथियों? शेरशाह सूरी का आक्रमण होता है सन 1544 में। और यह शेरशाह सूरी मारवाड़ विजय करके मेवाड़ पर आक्रमण करता है। और उस समय मेवाड़ का शासक कौन होते हैं? मेवाड़ का शासक होते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह। तो ये राणा उदय सिंह, इन्होंने संभावित खतरे को टाल दिया, यानी संभावित खतरे को टाल देते हैं, ये आक्रमण को टाल देते हैं। और सन 1544 में मेरे साथियों बिना लड़े दुर्ग की चाबियां होती हैं, वह दुर्ग की चाबियां किसको सौंप देते हैं दोस्तों? ख्वास खां को सौंप देते हैं। यानी जो ख्वास खां कौन होता है? ख्वास खां होता है शेरशाह सूरी का प्रतिनिधि। और चित्तौड़ दुर्ग की जो बिना लड़े चाबियां कौन सौंप देते हैं? महाराणा उदय सिंह, इन्हें चाबियां सौंप देते हैं, शेरशाह सूरी को चाबियां सौंप देते हैं। आगे देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का एकमात्र कौन सा शासक था जो बिना लड़े ही दुर्ग की चाबियां आक्रमणकारी को सौंप दी? तो वह थे महाराणा उदय सिंह। आगे देखिएगा, सन आक्रमण होता है राणा उदय सिंह ने बिना लड़े, बिना युद्ध किए दुर्ग की चाबियां, और कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबियां शेरशाह सूरी को सौंप देता है। शेरशाह सूरी को सौंप देता है, कौन को सौंप देता है दोस्तों? महाराणा उदय सिंह। यानी मेवाड़ के एकमात्र ऐसे शासक जो बिना युद्ध किए दुर्ग की चाबियां किन्हें सौंप देते हैं? आक्रमणकारी को बिना लड़े दुर्ग की चाबियां सौंप देते हैं। आगे देखिएगा मेरे साथियों, 1544 में शेरशाह सूरी का आक्रमण होता है। कहां पर होता है? मेवाड़ में। और ये आक्रमण कैसे होता है? जो मारवाड़ होता है, मारवाड़ विजय के बाद, और ध्यान रखना इसी 1544 में गिरिशमहल का युद्ध भी होता है। ध्यान रखिएगा, गिरिशमहल का युद्ध भी होता है सन 1544 में। और उसी गिरिशमहल के युद्ध को कहा जाता है जैतारण का युद्ध। सन 1544 में होता है मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य में दोस्तों। आगे देखिएगा, और उसी युद्ध में मेवाड़ यानी मारवाड़ की जो दो वीर सेनानायक होते हैं, जेता व कुपा मारे जाते हैं, यानी वीर गति को प्राप्त होते हैं। आगे देखिएगा, दुर्ग की चाबियां कौन सौंप देता है? उदय सिंह। किसको सौंप देता है? शेरशाह सूरी को सौंप देता है मेरे साथियों। 1544 में किसका आक्रमण होता है? शेरशाह सूरी का आक्रमण होता है मेवाड़ पर। आगे देखिएगा, जो मेवाड़ पर आक्रमण होता है शेरशाह सूरी का। तो मेरे साथियों आगे एक बार और देखिएगा, क्या संबंध होते हैं दोस्तों? जो मालदेव से क्या संबंध होते हैं? यानी मालदेव से मधुर संबंध थे। किसके? महाराणा उदय सिंह के मधुर संबंध थे मेरे प्यारे साथियों। मधुर संबंध होने का कारण यह है कि सन 1544 में राणा उदय सिंह की मालवी के युद्ध में कौन सहायता करता है साथियों? मालदेव सहायता करता है। कौन? मालदेव। और मालदेव था मारवाड़ का शासक। मारवाड़ का शासक उदय सिंह की सहायता करता है किस युद्ध में? मालवी के युद्ध में। आगे देखिएगा, क्या संबंध थे मालदेव के साथ? मालदेव के साथ उदय सिंह के संबंध मेरे प्रिय साथियों, आशा करता हूं कि आप कोरोना की बीमारी में घर पर सुरक्षित होंगे। यानी मालदेव से संबंध, मालदेव से संबंध, मालदेव से संबंध, महादेव से संबंध। किसके संबंध मेरे प्यारे साथियों? वे थे राणा उदय सिंह के संबंध। प्रारंभ में मेवाड़ मारवाड़ के संबंध मधुर होते हैं दोस्तों। मेवाड़ व मारवाड़ के संबंध मधुर होते हैं मेरे प्यारे साथियों, मधुर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपको पता है, मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको 2 बार बता दिया मेरे साथियों। मालवी के युद्ध में बनवीर के विरुद्ध किसका साथ दिया था? महाराणा उदय सिंह का साथ दिया था। किन्होंने? मालदेव ने साथ दिया था। लेकिन दोस्तों एक और कारण है,
जो खेरवा के जो ठाकुर थे, खेरवा के ठाकुर जागीरदार, और उनका नाम था जेत्र सिंह। जो खेरवा के जो जागीरदार थे जेत्र सिंह, वो अपनी छोटी पुत्री का विवाह किससे कराना चाहते थे? उन्होंने अपनी छोटी पुत्री का विवाह कर दिया राणा उदय सिंह से। यानी अपनी छोटी पुत्री होती है उनकी, जिसका विवाह वह किससे कर देते हैं? वह उदय सिंह से कर देते हैं। लेकिन उससे विवाह करना कौन चाहता है दोस्तों? उससे विवाह करना चाहता था मालदेव। इस कारण दोनों में शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। यानी आगे देखिएगा, खेरवा, खेरवा के ठाकुर, खेरवा के ठाकुर जेत्र सिंह, जेत्र सिंह अपनी छोटी पुत्री, अपनी छोटी पुत्री, अपनी छोटी पुत्री का विवाह, अपनी छोटी पुत्री का विवाह उदय सिंह से कर देते हैं। उदय सिंह से कर देते हैं, लेकिन कर देते हैं, परंतु विवाह मालदेव करना चाहता था। मालदेव करना चाहता था। यानी दोस्तों इस कारण शत्रुता हो जाती है। किन में शत्रुता हो जाती है? राव, मालदेव व महाराणा उदय सिंह के बीच में। क्यों? क्योंकि जो खेरवा के जो ठाकुर होते हैं उनका नाम था जेत्र सिंह, और वो जेत्र सिंह अपनी छोटी पुत्री का विवाह किससे करते हैं? छोटी पुत्री का विवाह महाराणा उदय सिंह से कर देते हैं। लेकिन विवाह करना कौन चाहता है? विवाह करना चाहता था राव मालदेव। इस कारण दोनों में शत्रुता हो जाती है मेरे प्यारे साथियों। आगे देखिएगा, और इसी शत्रुता के कारण आगे युद्ध होता है सन 1557 में युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम था हरवाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध होता है किसके मध्य में? राणा महाराणा उदय सिंह के मध्य में और राव मालदेव के बीच में। कौन सा युद्ध होता है? हरमाड़ा का युद्ध। आगे देखिएगा, अगर आप एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं, फिर अगर आगे बढ़े अपन तो मालदीव से क्या संबंध है दोस्तों? प्रारंभ में मालदीव से संबंध मधुर थे मेरे प्यारे साथी। मधुर संबंध होने का कारण यह था क्योंकि मालवा यानी जो मालवी का युद्ध हुआ था, मालवी के युद्ध में बनवीर के विरुद्ध साथ दिया था मालदेव ने। किसका? राणा उदय सिंह। लेकिन संबंध खराब कहां से होते हैं मेरे प्यारे साथियों? संबंध कहां पे खराब होते हैं? संबंध खराब होते हैं जो खेरवा के जो ठाकुर होते हैं, उसका नाम था जेत्र सिंह। वह जेत्र सिंह अपनी छोटी पुत्री का विवाह किससे करवा देते हैं दोस्तों? वह करवा देते हैं राणा उदय सिंह से। लेकिन विवाह करना कौन चाहता है? इधर का जो शासक था विवाह करना चाहता था राव मालदेव। इस कारण मालदेव और राणा उदय सिंह के बीच में शत्रुता हो जाती है, और इसी शत्रुता के कारण एक युद्ध होता है जिसका नाम था हरमाड़ा का युद्ध। और हरमाड़ा का युद्ध कब होता है मेरे प्यारे साथियों? हरमाड़ा का युद्ध होता है सन 1557 में। आगे देखिएगा, चर्चा करते हैं हरमाड़ा का युद्ध के बारे में मेरे साथियों। हरमाड़ा का युद्ध और कब होता है मेरे साथियों? हरमाड़ा का युद्ध होता है सन 1557 में। हरमाड़ा का युद्ध एक बार गौर से देखिएगा दोस्तों। हरमाड़ा, हरमाड़ा, हरमाड़ा का युद्ध। और हरमाड़ा का युद्ध कब होता है दोस्तों? हरमाड़ा का युद्ध होता है 1557 में मेरे साथियों। हरमाड़ा का युद्ध होता है सन 1557 में। और किन किन के बीच में होता है मेरे साथियों? यह होता है महाराणा उदय सिंह व राव मालदेव के जो एक प्रतिनिधि थे, यानी मालदेव हाकिम खा पठान के नेतृत्व में एक आक्रमण करता है दोस्तों। और ये हरमाड़ा कहां पे? तो ये हरमाड़ा है अजमेर में। ध्यान रखिएगा, हरमाड़ा कहां है? हरमाड़ा है अजमेर में। हरमाड़ा कहां पे दोस्तों? हरमाड़ा ध्यान रखिएगा अजमेर में। युद्ध मध्य उदय सिंह व पठान हाजी खा के मध्य में होता है। और ये हाजी खान का होता है, ये हाजी का होता है मालदेव का प्रतिनिधि। मालदेव का प्रतिनिधि कौन होता है मेरे प्यारे साथियों? मालदेव का प्रतिनिधि होता है कौन? हाजी का पठान। पठान हाजी का और राणा उदय सिंह के बीच में युद्ध होता है सन 1557 में। कौन सा युद्ध मेरे प्यारे साथियों? वह होता है हरमाड़ा का युद्ध। तो दोस्तों आगे देखिएगा, हरमाड़ा का युद्ध होता है। और आगे बात करें तो आगे क्या क्या कार्य किए थे महाराणा उदय सिंह ने? महाराणा उदय सिंह ने कौन कौन से काम किए थे सन 1559 में मेरे साथियों?
1559 में कौन सा नगर बसाया था? आपको स्वयं परिचित होंगे दोस्तों, जिलों की नगरी, पूर्व का वेनिस कहा जाता है मेरे साथियों। कौन सा नगर बसाया था मेरे साथियों? वह बताया, उदयपुर नगर, उदयपुर शहर। तो सन कब बसाया था मेरे साथियों? 1559 में बसाया था। कहां पे बसा था? यानी जो मेवाड़ था, मेवाड़ की जो राजधानी थी नागदा, नागदा आती है उदयपुर में, और नागदा, और वहीं पर बसाया था उदयपुर शहर सन 1559 में मेरे दोस्तों। यानी क्या बसाया था? उदय सिंह ने, उदय सिंह ने बसाया था नगर। और इसी उदयपुर में जो इनके पौत्र भंवर होते हैं, पौत्र भंवर अमर सिंह का जन्म होता है मेरे साथियों। अमर सिंह का जन्म कब कहाँ होता है? तो अमर सिंह का जन्म होता है उदयपुर में। आगे देखिएगा, जो उदयपुर बसा है, और उदयपुर में जो महल है, उदयपुर यानी उदयपुर, उदयपुर के महलों को, उदयपुर के महलों को मोती महल भी कहा जाता है दोस्तों, मोती महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे साथियों? उदयपुर के महलों को मोती महल भी कहा जाता है, और मोती महल भी कहा जाता है। और आगे देखिएगा उदयपुर शहर के बारे में। और उदयपुर शहर का दोस्तों आज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है मेरे दोस्तों। सन उदयपुर को कहा जाता है जिलों की नगरी भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। और जिलों की नगरी इसलिए कहा जाता है क्यों? क्योंकि सर्वाधिक मीठे पानी की जिले कहाँ पे मेरे साथियों? सर्वाधिक मीठे पानी की जिले हैं उदयपुर में। आगे बात करते हैं अपन। उदयपुर शहर बसा देता है कौन? उदय सिंह। और उदयपुर शहर बसाने, उदयपुर शहर की नींव कहाँ रखी जाती है? तो उदयपुर शहर की नींव रखी जाती है नागदा, नागदा उदयपुर के पास में। आगे देखिएगा मेरे साथियों, आगे आता है एक मजबूत आक्रमण। मजबूत आक्रमण आप समझ रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों, मजबूत आक्रमण। और यह मजबूत आक्रमण कब होता है? यह आक्रमण होता है सन 1567, 1567-68 में होता है। और कहा होता है? अकबर का आक्रमण। आगे पढ़ेंगे अपन अकबर के आक्रमण के बारे में। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। हरमाड़ा का युद्ध होता है मेरे साथियों, हरमाड़ा का युद्ध होता है हाजी खा पठान के नेतृत्व में। हाजी खा पठान कौन था? हाजी खा पठान था मालदेव का प्रतिनिधि। उदय सिंह और हाजी का पठान के बीच में कौन सा युद्ध होता है? तो हरमाड़ा का युद्ध सन 1557 में होता है मेरे साथियों। आगे देखिएगा, उदयपुर शहर की नींव कौन रखता है? उदयपुर शहर की नींव रखता है महाराणा उदय सिंह, और 1559 में रखते हैं। उदयपुर के महलों को मोती महल भी कहा जाता है मेरे साथियों। आगे देखिएगा, जो एक खतरनाक आक्रमण होता है और मेवाड़ पर सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है मेरे साथियों। और उस युद्ध का नाम क्या था? युद्ध का चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, कोई युद्ध का नाम नहीं था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण कौन करता है मेरे साथियों? अकबर। अकबर का आक्रमण, अकबर का आक्रमण, अकबर का आक्रमण कब होता है मेरे साथियों? अकबर का आक्रमण होता है 1567-68 में। कब होता है मेरे साथियों? 1567-68 में आक्रमण। अब दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, आक्रमण के कारण क्या थे? मैं बताता हूं आपको आक्रमण के क्या कारण थे। मेवाड़ पर आक्रमण करने के अकबर की क्या कारण थे? अकबर ने किस कारण से किस पर आक्रमण किया? मेवाड़ पर। जबकि मेवाड़ क्या था? मेवाड़ एक छोटा सा भूभाग था। और सर्वाधिक बड़ा भूभाग कौन सा था? राजस्थान का। सबसे बड़ा राजस्थान का भूभाग था मारवाड़ रियासत, यानी मारवाड़ रियासत। और आपको मैं जब एकीकरण पढ़ाऊंगा तब एकीकरण में जो चारों मारवाड़ था, काश मारवाड़ अगर पाकिस्तान में मिल जाता तो अपन भारत का सबसे बहुत बड़ा अभिन्न अंग को देते। अब फिलहाल अपन राजस्थान हिस्ट्री पर चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों। अकबर का आक्रमण, यानी अकबर का आक्रमण होता है कारण। कारण क्या था दोस्तों? जो पहला कारण था जगमाल था, जगमाल, जगमाल। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जगमाल महाराणा उदय सिंह का पुत्र नहीं है, ये जगमाल दूसरा है। जगमाल, जगमाल के ऊपर अकबर, जगमाल के ऊपर अकबर आक्रमण करता है, आक्रमण करता है। तब यह उदय सिंह के शरण में चला जाता है, उदय सिंह की शरण में चला जाता है। कौन? जगमाल।
जगमाल कहाँ चला जाता है मेरे प्यारे साथियों? जगमाल चला जाता है उदय सिंह की शरण में। और दोस्तों जो अपने राजपूतों का एक धर्म है अतिथि देवो भव, यानी अतिथियों का सत्कार करना एक राजकीय परंपरा है अपने दोस्तों। मैंने आपको बताया अपनी जो कला संस्कृति है दोस्तों, गौरव गाथाएं, क्योंकि गौरव गाथाएं हमेशा विश्व में प्रचलित है राजस्थान की, इसीलिए तो कहा जाता है राठौड़ों की अलग शान। यानी जो काश काश मेवाड़, यानी मतलब में कहावत है दोस्तों कि काश काश यानी मतलब जो जयपुर नरेश है, काश जयपुर राज्य ने मेवाड़ का साथ दिया होता, काश जयपुर राज्य ने मेवाड़ का साथ दिया होता और अकबर की तलवारों ने मालदेव की तलवारों ने यानी मालदेव की तलवारों ने अकबर की छाती का लोपान किया होता। यानी जो मालदेव था, मालदेव नहीं मानसिंह था, मानसिंह ने अकबर का साथ भरपूर दिया था। काश वह साथ अगर मेवाड़ का देता तो अकबर की इतनी औकात नहीं थी कि राजस्थान पर आक्रमण कर दे। तो आगे देखिएगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं, यानी आक्रमण करते हैं। और दूसरा कारण क्या था? बाज बहादुर दोस्तों कहाँ का है ये बाज बहादुर है गुजरात। बाज बहादुर भी उदय सिंह की शरण में आ जाता है। यानी दोस्तों दो कारण थे आक्रमण करने के। क्या कारण थे दोस्तों? अकबर को केवल आक्रमण करने के कारण ज्ञात होने चाहिए। और अकबर आक्रमण करता है सन 1567 में, और यह होता है राजस्थान का तीसरा सबसे, यह होता है मेवाड़ का तीसरा शाखा और मेवाड़ का अंतिम शाखा कौन सा था? तो अकबर का यही आक्रमण मेवाड़ का अंतिम शाखा था और मेवाड़ का तीसरा शाखा था दोस्तों। यानी दो कारण थे आक्रमण करने के। अब अपन बात करेंगे मेवाड़ का, यानी जो मेवाड़ थी, आगे देखिएगा। जब आक्रमण करता है कौन? आक्रमण करता है अकबर। तो महाराणा उदय सिंह अपने परिवार के साथ कुंभलगढ़ के जंगलों में चले जाते हैं। कुंभलगढ़ के जंगलों में चले जाते हैं। कौन? उदय सिंह चले जाते हैं। वह मेवाड़ का प्रशासन किसको सौंप जाते हैं? मेवाड़ का प्रशासन किन किन को सौंपते हैं? आगे देखिएगा। मेवाड़ का प्रशासन किन्हें सौंपते हैं? जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया, इसरदास चौहान, डोडिया सांडा व कल्ला राठौड़ इनके नेतृत्व में सौंप देते हैं। कौन? राणा उदय सिंह होते हैं। वह इनके नेतृत्व में चित्तौड़ का दुर्ग इन्हें प्रशासन के तौर पर संभालने के लिए दे देते हैं तथा यह अपनी 8000 सैनिक साथी होते हैं। वह इनके साथ में कितने सैनिक होते हैं? 8000 राजपूत सैनिकों को मेवाड़ छोड़ गए। यानी इन लोगों को, वह 8000 राजपूतों को मेवाड़ में छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं कुंभलगढ़ के जंगलों में चले जाते हैं। और इस प्रकार से चले जाते हैं। वो तो उदय सिंह चले जाते हैं कुंभलगढ़ के जंगलों में और फिर युद्ध होता है। वह क्या युद्ध था मेरे दोस्तों? क्या कत्लेआम किया था उस समय अकबर ने? यह अकबर के जीवन की सबसे बड़ी कलंक की बात है मेरे प्यारे साथियों। अब बात करेंगे अपन मेवाड़ के शाखा के बारे में। मेवाड़ का तृतीय शाखा, एक बार फिर से गौर कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। जगमाल के ऊपर जब आक्रमण करता है कौन? जगमाल के ऊपर आक्रमण करता है अकबर। तो अकबर के डर के कारण कौन? जगमाल किसकी शरण में? उदय सिंह की शरण में आ जाता है मेरे साथियों। इस कारण पहला आक्रमण का कारण ये था। दूसरा आक्रमण का कारण क्या होता है? बाज बहादुर गुजरात का होता है। और कहाँ पे आ जाता है दोस्तों? ये भी आ जाता है अकबर राणा उदय सिंह की शरण में। और
जब फिर युद्ध होता है, फिर आक्रमण करता है सन 67 में, 1567 में आक्रमण करता है अकबर। और कहाँ पे करता है? मेवाड़ में। मेवाड़ का प्रशासन किन किन को सौंपता है? मैंने आपको बता दिया, मेवाड़ का प्रशासन सौंपता है जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया, ईसरदास चौहान, डोडिया सांगला व कल्लाजी राठौड़। ये वही वीर कल्लाजी राठौड़ है दोस्तों, 4 हाथ वाले देवता। जब आप क्लास संस्कृति पढ़ेंगे, देवता पढ़ेंगे, तब आपको नए सर पढ़ाएंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन मेवाड़ का तीसरा शाखा व मेवाड़ का सबसे बड़ा शाखा। मेवाड़ का तीसरा सबसे बड़ा शाखा चर्चा करेंगे अपन। और यह वही शाखा था जिसमें बहुत से सारे राजपूत मारे जाते हैं और उसी राजपूतों का कत्लेआम करता है कौन? अकबर। आगे देखिएगा मेरे साथ। शाखा मेवाड़ का अंतिम शाखा, अंतिम शाखा कब होता है? 1567 में। मेवाड़ का अंतिम शाखा 1567 में होता है मेरे दोस्तों। यानी जो शाखा होता है ये, यानी मैं युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे अपन। शाखा होता है और इसमें जोहर कौन करता है मेरे दोस्तों? इसमें केसरिया करता है। और जोहर कौन करता है? इसमें केसरिया 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 करता है जयमल 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 सिसोदिया। जयमल सिसोदिया जिसमें क्या करता है? केसरिया करता है। और इसमें जोहर कौन करता है? जोहर जोहर करता है फूल कवर, फूल कवर। और ये फूल कवर कौन थी दोस्तों? ये फूल कवर थी जयमल की पत्नी। दोस्तों इस प्रकार से मेवाड़ का अंतिम शाखा पूर्ण होता है। आगे अपन युद्ध के बारे में बात करते हैं। युद्ध होता है किन किन का? अकबर व मेवाड़ राज्य, मेवाड़। तो दोस्तों जो अकबर का होता है, अकबर के हाथी होता है। अकबर के हाथी का जो अकबर हाथी का दांत, अकबर के एक हाथी होता है, हाथी का दांत ईसरदास चौहान तोड़ देता है दोस्तों। ईसरदास चौहान तोड़ देता है। कौन तोड़ देता है? ईसरदास चौहान क्या तोड़ देता है? अकबर के हाथी का एक दांत तोड़ देता है। आगे बात करें अपन तो इस युद्ध में मरते कौन कौन है दोस्तों? इस युद्ध में मरते हैं ईसरदास चौहान, डोडिया सांडा, वीर कल्लाजी राठौड़। और वीर कल्लाजी राठौड़ जयमल सिसोदिया पत्ता राठौड़। दोस्तों ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से राजस्थान का तीसरा व मेवाड़ का तीसरा व मेवाड़ का अंतिम शाखा पूर्ण होता है इस प्रकार से। और अकबर के हाथी का दांत कौन तोड़ देता है? ईसरदास चौहान तोड़ देता है मेरे साथियों। अब कल्लाजी राठौड़ की बात करते हैं। कल्लाजी राठौड़ के बाद में आपको थ्योरिकल बता देता हूँ। कल्लाजी राठौड़ कौन थे? 4 हाथ वाले देवता कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी 4 हाथ वाले देवता, 4 हाथ वाले देवता 4 हाथ वाले देवता कौन? कल्लाजी राठौड़। 4 हाथ वाले देवता भी कहा जाता है उनको कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार, शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है कल्लाजी राठौड़ को मेरे साथियों। अब देखिएगा किस प्रकार से मेवाड़ का अंतिम शाखा पूर्ण होता है। जो उदय सिंह होते हैं, उदय सिंह कहाँ चले जाते हैं? कुंभलगढ़ के जंगलों में चले जाते हैं मेरे साथियों। कुंभलगढ़ के जंगलों में चले जाते हैं। 8000 राजपूतों और 4-5 अपने सेनापतियों के नेतृत्व में मेवाड़ का प्रशासन सौंप के फिर जो एक दल होता है दोस्तों, जो एक दल होता है उस दल का नाम था, एक मुस्लिम आक्रमणकारी होता है और अकबर का प्रतिनिधि होता है। उस दल के नेतृत्व में एक सेना का, यानी जो अकबर जब 1567 में आक्रमण करता है तो 2 दल बना के भेजता है। एक दल उदय सिंह की खोज में निकलता है और दूसरा दल के साथ युद्ध होता है मेरे साथियों। और इसी अकबर ने मोती मंगरी का भी निर्माण करवाया। मोती मंगरी एक टीला है। उस टीले का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। टीले का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया दोस्तों। इस प्रकार से मेवाड़ का अंतिम शाखा कौन होता है मेरे साथियों? केसरिया कौन करता है? केसरिया करता है जयमल सिसोदिया व पत्ता राठौड़ भी करता है मेरे साथियों इसके साथ में।
पत्ता राठौड़। और जोहर कौन करती है? फूल कवर, यानी पत्ता की जयमल की पटरानी यानी उसकी रानी फूल कवर जोहर करती है मेरे साथियों। और अकबर का इस तरह भयंकर आक्रमण होता है, और इस आक्रमण में दोस्तों जो अकबर होता है वो खूब कत्लेआम करता है। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा कलंक था मेरे साथियों। मैंने आपको आज बताया, उदय सिंह के बारे में बताया, और उदय सिंह की मृत्यु कब होती है मेरे साथियों? उदय सिंह की मृत्यु, उदय सिंह की मृत्यु, इनकी मृत्यु होती है सन फरवरी 1572 को, और होली के दिन होती है इसकी मृत्यु। 1572 में मृत्यु होती है, फरवरी 1572 में मृत्यु होती है, और होली के दिन होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, कला संस्कृति में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेवाड़ में कौन सा वह त्योहार है जो मेवाड़ में शोक के साथ मनाया जाता है? तो दोस्तों होली मेवाड़ में शोक के साथ मनाया जाता है, क्योंकि होली के दिन मृत्यु किनकी हुई थी? राणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। और फिर महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद 1572 में राज्याभिषेक होता है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का। हाँ दोस्तों, सही सुना, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। और हिंदुआ सूरज, उस हिंदुआ सूरज का 1572 में राज्याभिषेक होता है, जिसकी गाथाएं विश्व में कोने कोने में व्याप्त है मेरे साथियों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल पढ़ेंगे अपन महाराणा प्रताप। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।